देखिए, क्वेश्चन समझना आपका काम है, समझाना मेरा काम है। समझा हम देंगे, इस बात की गारंटी है। बस आपको क्या करना है, इस लेक्चर को पूरा देखना है। उसके बाद भी नहीं समझ में आता तो आप डिसलाइक करके जा सकते हैं, लेकिन अगर जब तक पूरा देखेंगे नहीं तो समझ भी नहीं पाएंगे क्या हम समझाना चाहते हैं। पहला तो क्वेश्चन कहाँ का है, सैंपल पेपर जो 2024-25 के लिए सीबीएसई बोर्ड ने दिया है उसका पेपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 31 का बी पार्ट, लेकिन 31 का जो सेकंड क्वेश्चन है उसका बी पार्ट है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें कहा जा रहा है कि आपके पास एक वायर है, यूनिफॉर्म वायर है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 12 ओम का है। उसको बेंड कर दिया गया है और एक शेप दे दिया गया है सर्किल का, जो कि आपको डायग्राम में दिखाया जा रहा है। ठीक है, यानी हमारे पास वायर था जिसका रेजिस्टेंस था 12 ओम का, उसको हमने क्या किया है, बेंड करके एक सर्किल बना दिया है। इसके अलावा एक 10 ओम का रेजिस्टेंस और लगा हुआ है सी और डी, जो कि डायमीटर है सर्किल के। इसके अलावा बताया गया है कि ए और बी जो है वो 8 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है। अब आपको क्या करना है, क्या बताना है, डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग थ्रू आर्म एडी, यानी एडी पे कितनी करंट फ्लो होगी, इस वाले सेक्शन पे कितनी करंट फ्लो होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या था, वायर था। वायर को हमने बेंड करके क्या किया है, सर्किल बना दिया है। वायर जो बेंड हुआ था उस वायर का जो रेजिस्टेंस था कितना था, 12 ओम का था। तो ये जो टोटल है इसका सर्किल जो बना है इसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 12 ओम का होना चाहिए। ठीक है, यानी जब हमारे पास, यहां से देख लो सोल्यूशन में, जब हमारे पास स्टार्टिंग में वायर था तो वायर का रेजिस्टेंस जो था 12 ओम का था, लेकिन वायर को हमने क्या किया, सर्किल बना दिया है। सर्किल बनाने में वायर कितने डिग्री घुमा है, अगर एक सर्किल बनाना चाहते हैं तो वायर को कितना घुमाना पड़ेगा, 360 डिग्री घुमाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो वायर है 360 डिग्री में उसका रेजिस्टेंस कितना है, उसका रेजिस्टेंस है 12 ओम का। यानी 360 डिग्री के लिए, 360 डिग्री के लिए जो वायर था, वायर का रेजिस्टेंस कितना था, वायर का रेजिस्टेंस था 12 ओम का। कितने ओम का, 12 ओम का। इसलिए 1 डिग्री के लिए कितना निकालोगे, 1 डिग्री के लिए निकलेगा 12 डिवाइड बाई 360 डिग्री। तो यहाँ से हम जब काटेंगे इसको तो ये हमारा कितना आ गया, 12 36, 1/30 ओम, 1/30 ओम। यानी अगर 1 डिग्री के लिए हमको निकालना है कितना रेजिस्टेंस होगा, तो 1/30 ओम होगा। अब यहाँ पे देखो, ये इतना पीस अलग हो गया इसका एंगल के साथ, ये वाला पीस अलग हो गया, ये वाला पीस अलग हो गया और ये वाला पीस अलग हो गया। यहाँ का एंगल कितना दिया है, 60 डिग्री। तो यहाँ का जो रेजिस्टेंस होगा एडी के लिए कितना हो जाएगा, 60 डिग्री के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस एडी। ठीक है, रेजिस्टेंस जो ले रहे हैं वो लिख दिए आर एडी, का मतलब है रेजिस्टेंस हम ले रहे हैं एडी साइड के लिए, ये ए है और ये डी है, इसके लिए ले रहे हैं। तो ये कितना एंगल घूम रहा है, ये हमारा घूम रहा है 60 डिग्री। ये एंगल कितना है, 60 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एडी कितना है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के लिए निकालना चाहते हैं, 1 डिग्री के लिए इतना है, 60 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, 2 ओम का। कितना होगा, 2 ओम। तो ये तो हमारा रेजिस्टेंस आ गया 2 ओम का, यानी यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस लगेगा 2 ओम का। अब ऐसे ही निकाल लो डीबी के लिए, डीबी के लिए कितना लगेगा रेजिस्टेंस, डीबी के लिए, डीबी भी जो है वो 60 डिग्री ही घूम रहा है। कितना घूम रहा है, ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है, इतना ही तो डीबी है। तो बस डीबी के लिए क्या हो जाएगा, 60, क्योंकि एक के लिए इतना है तो 60 के लिए कितना हो जाएगा, ये भी 2 ओम आ जाएगा। कितना आ गया, 2 ओम। ये ओम की यूनिट है बनाने का। ठीक है, ये ओम है, इसके जो डायमेंशन होते हैं लिखने का तरीका है यूनिट का। अब सुनो, अब हमारे पास क्या है, एसी के लिए निकाल लें, एसी के लिए। ठीक है, देखो जब भी कोई लाइन सीधी होती है, अगर कोई लाइन सीधी होगी डायमीटर सर्कल से पास हो रही है तो लाइन हमारे स्ट्रेट होगी। और एक स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बनाती है, एक स्ट्रेट लाइन बनाती है 180 डिग्री का। और यहाँ पे अगर ये 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अगर ये 60 डिग्री एंगल है तो ये टोटल 180 होना चाहिए, लेकिन 60 डिग्री ये है तो 120 बचेगा।
तो ये एंगल 120 हो गया। अब वही काम इसमें करो, सीधी लाइन पे ये वाली लाइन कितना एंगल बनाएगी 180, लेकिन 60 डिग्री बना हुआ है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हमारा हो जाएगा 120 डिग्री। कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, तो बस वही काम है। अब हमने जैसे निकाला वैसे निकाल लेते हैं। एसी के लिए कितना होगा रेजिस्टेंस, जो एसी के लिए रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस एसी के लिए, एसी कितना एंगल बना रही है 120 डिग्री। एक के लिए कितना है 1/30, तो 120 के लिए 4 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4 ओम, ये ओम की यूनिट है। अब ऐसे ही दूसरे क्या है यहाँ पर, सी बीसी का है या सी बी का है, उसके लिए निकाल लेते हैं। क्या है ये, बीसी कहते हैं या फिर सी बी, कोई दिक्कत नहीं है। रेजिस्टेंस है बीसी के लिए, वो कितना एंगल बना रहा है 120, और एक के लिए कितना है 1/30, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये भी 4 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो ये ओम की यूनिट है, इसको सही से बनाना। अब देख लो, अगर इस सब को जोड़ा जाए तो हमारे पास कितने डिग्री आना चाहिए 12 डिग्री, सॉरी कितना ओम आना चाहिए 12 ओम का। ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 4 है, 4 है, ये सबको ऐड करोगे तो 12 ओम आएगा। इसका मतलब जो तुम्हारे पास टोटल रेजिस्टेंस था वायर का वो ऐसे मिल गया। एंगल के हिसाब से हमने अलग अलग निकाल लिया है। अब इस डायग्राम को हमें चेंज कर देना है। किस रूप में चेंज करना है, इसके रूप में चेंज करना है ना, कि एडी का रेजिस्टेंस लगा देना है यहाँ पे, और डीबी का रेजिस्टेंस यहाँ लगा देना है, बीसी का रेजिस्टेंस यहाँ, और एसी का रेजिस्टेंस यहाँ। तो डायग्राम तुम्हारा कुछ ऐसे हो जाएगा। तो डायग्राम चेंज होकर कैसे बन जाएगा देखो जरा, डायग्राम हमारा ऐसे बन जाएगा कि हम ये एक पॉइंट रख लेते हैं, एक पॉइंट ये रख लेते हैं, और इसके बाद एक पॉइंट ये रख लेते हैं, एक पॉइंट ये रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है ए है, और यहाँ पे क्या है डी है, और यहाँ पे क्या है बी है, और यहाँ पे क्या है सी है। इसको हम लिख भी देते हैं। अब हम रेजिस्टेंस लगा देते हैं, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दो, तो यहाँ पे लगा दो, तो यहाँ पर भी लगा दो, तो यहाँ पर भी लगा दो। ठीक, यहाँ का जो एडी रेजिस्टेंस हमने निकाला था, कितना निकाला था, एडी रेजिस्टेंस निकाला 2 ओम का, तो ये 2 ओम हो गया। ओम की यूनिट ऐसे बना देना। डीबी कितना निकाला था, डीबी निकाला था 2 ओम का, ये भी लगा दो 2 ओम का, ये हमारा डीबी हो गया। अब इसका एसी कितना निकाला था, एसी हमने निकाला था 4 ओम का, तो ये हमारा 4 ओम हो गया। और इसके बाद बीसी कितना निकाला था 4 ओम का, तो ये हमारा 4 ओम हो गया। ठीक, अब इसके बाद जो लगा हुआ है उसको लगा दो। सीडी पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कितना लगा हुआ है 10 ओम का, तो इसको हमने अलग से लगा दिया। जो लगा हुआ था ये 10 ओम का है। तो हमारा डायग्राम कुछ ऐसे बन जाएगा। इसके बाद बैटरी कनेक्ट है ए और बी पे, तो ए और बी पे बैटरी कनेक्ट कर दो, ए और बी पे बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। बैटरी का जो पॉजिटिव सिरा है वो ए से कनेक्ट है, और जो नेगेटिव है वो हमारा बी से कनेक्ट है। कितने वोल्ट की है 8 वोल्ट की है। ठीक है, तो ये हमने पूरा डायग्राम अरेंज कर दिया। जो डायग्राम मेरा ऐसे बना था वो फाइनल आके ऐसे बन गया। अब हमें जो करंट फाइंड करनी है, जो करंट फाइंड करनी है वो एडी पे फाइंड करनी है। किस पे फाइंड करनी है, एडी पे। ठीक, तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये देखा जाता है, अगर हम इसको P मान ले, इसको Q मान ले, या R मान ले, S मान ले, तो रेशियो निकाला जाता है। अगर हमारे पास इसका और इसका रेशियो इसके और इसके रेशियो के बराबर आता है, समझ लो इसका रेशियो इसके, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर आता है, तो वो कहानी होती है बैलेंसिंग की। तो व्हीट स्टोन का कॉन्सेप्ट ये कहता है, अगर ये और इनका रेशियो, इसका और इसका और इसका रेशियो बराबर आया, तो व्हीट स्टोन की कहानी ये कहती है कि जो बीच में हमारा ये लगा हुआ है 10 ओम का रेजिस्टेंस, इस पे कोई करंट फ्लो नहीं होगी। ये बात याद रखना।
अगर इसका और इसका रेशियो निकालते हैं, इसका और इसका रेशियो निकालते हैं, मतलब इसके साथ इसका निकाल लेंगे, इसके साथ इसका निकाल लेंगे, तो उस केस में अगर ये रेशियो मेरा बराबर आता है तो व्हीट स्टोन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहाँ पर जो 10 ओम का हमारा रेजिस्टेंस लगा है वहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। जब कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो इसका वोल्टेज 0 होगा, इसका भी वोल्टेज 0 होगा। इतनी बात समझ में आ गई तो काम हो जाएगा, नहीं समझ में आई तो फिर से समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना कंडीशन फॉर बैलेंस, कंडीशन ऑफ फॉर बैलेंस, कंडीशन फॉर बैलेंस। इसमें क्या होता है, व्हीट स्टोन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से कंडीशन ऑफ होता है, फॉर नहीं, कंडीशन ऑफ बैलेंस। तो व्हीट स्टोन, व्हीट स्टोन के हिसाब से क्या होता है, इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं R और इसको मान लेते हैं S। ये हमारे पास रेजिस्टेंस के लिए हमने बता दी, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, P बाई R इज इक्वल टू अगर आता है Q बाई S, तो क्या है, तो ये हमारा बैलेंस का केस होगा। उस केस में जो ये वाला सर्किट के बीच में जो करंट लगे, इसको ऐसे भी लग सकता है, ये ऐसे जाके कोई दिक्कत नहीं, इससे इधर भी लगेगा तब भी नहीं जाएगा, इधर भी लगेगा तब भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में हमारे पास इसको देख लो, P की वैल्यू कितनी है, 4 है, और R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू 2 है, और इसके बाद क्या है, Q कितना है, 4 है, और S कितना है, 2 है। ये दोनों बराबर आ गए, यहाँ पे क्या आया, 2 बराबर 2 आ गया, 2 बराबर 2। इसका मतलब बैलेंस का केस है, इसलिए बता देंगे CD या 10 ओम के सर्किल पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। 10 ओम के रेजिस्टेंस पर नो करंट फ्लो, नो करंट फ्लो। नो करंट फ्लो का मतलब है यहाँ पर जो करंट होगी 10 ओम के रेजिस्टेंस पर नो करंट फ्लो, यानी यहाँ पर करंट I जो होगी वो 0 होगी। जब ये करंट 0 होगी तो इसका जो वोल्टेज है ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ का जो वोल्टेज है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ बता देंगे V0, VC है तो VC लिख देना, और यहाँ पे VD है तो VD लिख देना, लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास ये लगा हुआ है इसको हम हटा सकते हैं। जब कोई करंट नहीं, कोई मतलब नहीं, तो क्या काम है इसका, तो हम इसको हटा सकते हैं। तो अब क्या करना है, डायग्राम आपको अलग बनाना है, लेकिन हम यहीं पे इसको रफ कर दे रहे हैं। इसका मतलब होगा कि हमने हटा दिया है, आप अलग डायग्राम बना के इसको हटा देंगे, ये आपका काम है। ठीक, क्योंकि जगह भी कम हो जाएगी ना, तो हम इसको हटा देना है। हमारा हटाने का मतलब है कि आप दूसरा डायग्राम बनाएंगे, तो ये हम हटा दिए, इसका मतलब इससे कोई नहीं है, इससे ये हमारा फर्जी लगा हुआ था। ठीक, अब देखो अब क्या होगा, अब हमारे पास ये और ये यानी P और Q सीरीज में हो जाएंगे और S और R सीरीज में हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से जब करंट फ्लो होगी, यहाँ से हमारे पास करंट फ्लो होगी, तो यहाँ से करंट मान लेते हैं I निकली। ठीक, जब I निकली तो यहाँ पर आ जाएगी I1, यहाँ पे जो आ जाएगी वो I1 आ जाएगी, और यहाँ पे जो जाएगी वो I2 चली जाएगी, दो करंट डिवाइड हो जाएंगे। ठीक, अब हमारा काम क्या है, अब इसको हम रफ कर देते हैं, ये तो बन ही गया था, क्वेश्चन में दिया गया था। अब हमारे पास ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे और ये दोनों पैरेलल, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। तो हम अगर इसको बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर दो, तो यहाँ से हम बना देंगे, यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे जो डायग्राम हमारा बन जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना है, 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लग रहा है वो 4 4 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8। ये रेजिस्टेंस हमारा 8 हो गया, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया है। और नीचे जो है यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा।
तो यहाँ का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 8 ओम है, ये 4 ओम है। अब यहाँ पे हमारे पास बैटरी लगी थी, उसको बैटरी लगा दोगे तो हमारा ये डायग्राम बन गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हमारे पास ए बी, ये भी हमारा ए बी से ही कनेक्ट था, जिसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा तिरछा दिखा दें जिससे देखने में सही लगे। तो इनका अलग बन जाएगा फिर, तो इसको हम ऐसे कर देंगे। ठीक, ये हमारा ऐसे हो जाए। अब ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, लेकिन हमें इससे पैरेलल से कोई मतलब ही नहीं है, हमें केवल करंट निकालनी है यहाँ पर। तो ये हमारा डायग्राम बन जाएगा। इसलिए करंट किसमें बताएंगे, एडी पे। ये दोनों को ऐड करने के बाद यहाँ पर जो एडी पे करंट होगी, जो करंट इसमें फ्लो होगी, यानी जो इसमें जाएगी वही इसमें जाएगी, तो इन दोनों के रेजिस्टेंस में जो करंट जाएगी वही करंट यहाँ पर जाएगी, सेम करंट। तो करंट जो आएगी हमारे पास ए बी पे, ठीक, ए बी के पे क्या माना हमने, ये I1 है और यहाँ पर I2 है। तो यहाँ से I1 जो आएगा, I1 निकालना होगा। I1 कितना आ जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास 4 है, सॉरी इसका फार्मूला क्या होता है, वी आर इज इक्वल टू क्या होता है, वी आई होता है। हमारे पास क्या होगा, आई निकालना है, तो वी डिवाइड बाई आर। आर हमारे पास टोटल क्या है, निकाल ही चुके हैं। तो वी कितना है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है, ये फार्मूला हमारे पास होता है, फार्मूला जो होता है वी आई इज इक्वल टू आर होता है ना। तो यहाँ से वो देखो तो क्या हो जाएगा, तो फार्मूले के हिसाब से हमारे पास आई इज इक्वल टू आ जाएगा आर बाई वी। अब यहाँ से I1 है ये, तो I1 लिख दो। आर कितना है, यहाँ पर 4 है और ये वोल्टेज कितना जा रहा है, 8, ये 8 लिख दो और ये बराबर कितना आ जाएगा, 0.5 एम्पियर। इसका फार्मूला सही है तो ठीक है। एक मिनट फार्मूला पर, ये देखो ये फार्मूला थोड़ा अरेंज करो, 1 मिनट, ये फार्मूला उल्टा नीचे ऊपर नीचे हो जाएगा ना, दिक्कत आ जाएगी। आई हमें निकालना है, I1 निकालना है, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस सॉरी वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, क्योंकि ओम का नियम क्या कहता है, जो हमारे पास ओम का नियम ये कहता है कि वोल्टेज कितना आएगा, वोल्टेज जो V इज इक्वल टू क्या आएगा, आई आर। तो यहाँ पे I से मल्टीप्लाई होता है ना, तो वोल्टेज ऊपर होता है, रेजिस्टेंस नीचे होता है। याद रखना क्या होता है करंट में, वोल्टेज ऊपर होगा, रेजिस्टेंस नीचे होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, I1 निकालना है, तो कितना आ जाएगा, वोल्टेज कितना लग रहा है यहाँ पर 8, तो ये 8 लिख दो। टोटल रेजिस्टेंस हमने कितना निकाला है, टोटल निकाला हमने रेजिस्टेंस 4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 एम्पियर। देखो ये जो 2 एम्पियर है वो यहाँ पर भी जाएगी, यहाँ पर भी जाएगी, तो इन दोनों के रेजिस्टेंस में जो करंट लगेगी वही करंट इसमें भी लगेगी। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। ये फार्मूले में थोड़ा आगे पीछे अगर क्रम हो जाएगा तो आंसर भी ऊपर नीचे हो जाएगा। याद रखना I इज इक्वल टू वी बाई आर, आई इज इक्वल टू वी बाई आर, ठीक है। तो अगर वैसे याद रखना है तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो उसी से हम निकाल लेंगे ओम के नियम के हिसाब से। तो यहाँ पर क्या है, I इज इक्वल टू वी बाई आर, इसका यूज करेंगे। अगर हमसे पूछ लेता कि क्या, कि हमको ये बताना है AC पे, तो इन दोनों को ऐड करते, ठीक है, कितना आता 8 आता, फिर उसके बाद वोल्टेज भी एक है तो 1 एम्पियर की आ जाती। तो अगर हमसे क्वेश्चन में अभी किससे पूछा है, AD के लिए, अगर ये पूछ लेता AC के लिए या फिर CB के लिए, तो क्या होता, आंसर चेंज हो जाता, 1 एम्पियर आता। तो ये तो हमारा आंसर हो गया। देख लो इन केस अब क्या करता है, अगर हमसे करंट पूछ लेता है AC के लिए, तो करंट, ये जो करंट है हमारी किस पे है, AD और DB के लिए। ये किसके लिए करंट है, AD और DB के लिए। तो ये करंट जो है AD बराबर ये I लिख दो। ये हम आपको बता देना एडवांस में कि अगर पूछता है I1 क्या है, AD पे करंट है और DB पे करंट है, और ये कितना है 2 एम्पियर की, ये करंट हमारी है। अगर हमसे इस केस पूछ लेता है कि AC पे और CB पे करंट बताओ, तो उस केस में क्या करोगे, तो ये फिलहाल तो ये आंसर नहीं है, लेकिन लिख लो नीचे, अगर पूछता है तो उस केस में टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 4 4 8 हो जाएगा। अब I2 निकालना होगा, तो I2 जो होगी वो दोनों में फ्लो होगी, कितना है, R लिखेंगे ऊपर
क्या लिखेंगे, पहले ऊपर V लिखेंगे, बार बार R ही लिख रहा हूँ मैं, V डिवाइड बाई R। यहाँ का रेजिस्टेंस कितना 8 है और वोल्टेज कितना है 8 है, तो दोनों 8/8 कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। तो अगर कभी आपसे क्वेश्चन हो सकता है सैंपल पेपर में यहाँ पे ये दे दिया है, आपको इसकी करंट पूछी थी, अब ये जान के बच्चे की इसकी करंट रट के गए हैं बच्चे, तो AC की पूछ लेगा, तो याद रखना उसकी 1 एम्पियर आएगी। ठीक, तो ये याद रखने की बात जरूरी है, AC पूछे या फिर CB पूछे तो 1 एम्पियर, AD पूछे या DB पूछे तो 2 एम्पियर। इन दोनों में क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में जो करंट होती है वो इक्वल जाती है, और ये दोनों सीरीज में, इस वजह से इन दोनों पे इक्वल आ रही है। अब इनकी अगर पैरेलल पूछता तो पहले इनका रेजिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है, टोटल, फिर उसके बाद पैरेलल बताते हैं, वो अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो और देख लो। ये याद रखना कि हमारे पास जो I होगा, I इज इक्वल टू का V/R, वोल्टेज ऊपर रहेगा, रेजिस्टेंस नीचे रहेगा। वैसे भी टोटल जो करंट होती है क्या होता है, टोटल जो करंट होती है टोटल वोल्टेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। यहाँ पर V की जगह पे E भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो बैटरी की कैपेसिटी दी गई है EMF 8 वोल्ट की है, तो V को E से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ये न मत समझना कि यहाँ पर V होगा, E को ही V बना दिया जाता है। ठीक, तो ये याद रखना, क्वेश्चन में अगर यहाँ पर आप R और V डिवाइड उल्टा कर देंगे तो आंसर उल्टा आ जाएगा, जैसे हमसे गलती हुई थी। ठीक, इसलिए याद रखना V ऊपर होगा, R नीचे होगा। अब आपको समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, नहीं समझ में आया तो आप क्या कर सकते हैं, अपने कमेंट्स लिख सकते हैं, विचार लिख सकते हैं कि ये दिक्कत हुई है। ठीक, और समझ में आ गया तो क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।